ले लो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हाई न्यूज के खास प्रोग्राम में। आज हम खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य मिस्टर धर्मेंद्र कुशवाहा जी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, आपका हाई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर, काफ़ी समय से हम चाह रहे थे कि हमारे चैनल पर आपकी एक छोटी सी मुलाकात हो जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपका। और मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका ओबीसी महासभा इस समय किस मुद्दे पर काम कर रहा है? अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और जो भी ये दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से ओबीसी महासभा 18 राज्यों में जातिगत जनगणना, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, मंडल कमीशन की सिफारिश है एवं एससी एसटी ओबीसी की तरह विधानसभा लोकसभा में ओबीसी के रिजर्वेशन को लागू कराने के लिए जिस प्रकार से ओबीसी महासभा के सारे क्रांतिकारी साथी इस काम को कर रहे हैं, ये निश्चित ही देश के अंदर अब पिछड़े वर्ग का अब अस्तित्व देखने को दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि हमारे कुछ साथी देश के विदेशों में रहते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि भारत के अंदर हमने दलितों को जानते हैं, हम मुसलमान को जानते हैं, ब्राह्मण को जानते हैं, ठाकुर को जानते हैं, वैश्यों को जानते हैं, ईसाइयों को जानते हैं, पर पिछड़ों को नहीं जानते। दुर्भाग्य, जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो दुख होता है कि इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। और उस आधे से ज्यादा आबादी वाले समूह को अगर विदेश में लोग नहीं जानते तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये क्या कारण रहा कि लोग हमारी पहचान नहीं करें? इस कारण हम लोग आज भी जब जिस प्रकार से पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, हिजड़ों तक की गिनती हो रही है, पिछड़ों की गिनती हो रही, और पिछड़ों की गिनती का आज जो मांग है, तो हमारी पहचान क्या है? हमने देश के अंदर कील से लेके हवाई जहाज बनाया। हमने इस देश को बनाने में हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने इतना काम किया, और आज हमारी पहचान नहीं है, हमारी गिनती नहीं है। इस कारण हम लोगों ने अपनी मांग सरकार के द्वारा रखी हुई है, और आज भी हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि हमारी गिनती हो, तभी हम आपको हम बताएंगे कि हमारे इस देश में कितना बड़ा योगदान है। ये पिछले चुनाव अभी हुआ है विधानसभा का और लोकसभा का आने वाला है, इसमें हिस्सेदारी को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, हमारी तो सीधी जो बात है, जो पिछड़ों की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, और जो पिछड़ों का काम करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में ओबीसी महासभा ने स्पष्ट कर दिया है, जो हिस्सेदारी लोकसभा में देगा हम उनके साथ रहेंगे। हम उनके अपने मुद्दों को, जो हमारे ये मुद्दों को हमारा सॉल्व करेगा, हमारे जो जातिगत जनगणना, मंडल कमीशन की, देखिए दुर्भाग्य 92 में मंडल कमीशन के लागू हुआ, और वो दो सिफारिशें लागू हुई, और आज 38 सिफारिशें आज भी पेंडिंग पड़ी हैं। क्या कारण रहा? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, और जो लोगों ने हमारे साथ छलावा किया उन्हें घर बिठाने का काम इस बार पिछड़े वर्ग के लोग लोकसभा चुनाव में करेंगे। इस बार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई है, और उन्होंने भी यही कार्ड खेला है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री दे दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगी, भले ही ओबीसी का मुख्यमंत्री आरएसएस के द्वारा दिया गया, वो हमारी विचारधारा का नहीं, वो सामाजिक न्याय का नहीं, लेकिन इतना तो मजबूर कर दिया ओबीसी महासभा के लोगों ने कि हम जब बोलते थे इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर हर दूसरा आदमी ओबीसी है, पर लेकिन हमने उनको बता दिया कि तुमको मजबूरन कर दिया कि मध्य प्रदेश का हर तीसरा मंत्री ओबीसी है। इस बात के लिए भी हम लोगों ने बता दिया। और आने वाले समय लोकसभा भी नजदीक ही है, और जैसे कि आप जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आगे क्या परिणाम निकलने वाले हैं इस पर? देखिए, निश्चित ही चाहे राम मंदिर को ले आए, चाहे धर्म की कितनी भी आंधी चला ले, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग अब जान चुके हैं। अब जहां आस्था है वहां रहे, लेकिन मंदिरों से पिछड़े वर्ग का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि
हमें जब तक जहां पर देखिए एक स्पष्ट हो चुका, जो सरकार जो काम करने वाली है, सरकार को जो काम करना था, सामाजिक न्याय के साथ पिछड़ों को हिस्सेदारी देना था, दलितों को हिस्सेदारी देना था, आदिवासियों को हिस्सेदारी देना था, मुस्लिम भाइयों को देना था, भारत के प्रत्येक व्यक्तियों को हिस्सेदारी देना था, लेकिन वो काम नहीं किया सरकार ने, क्योंकि सरकार बेईमान सरकार है, हिटलर सा सरकार है। जिस काम को, ये राम मंदिर के मुद्दे को बाबा बैरागियों के काम करना था, आज सरकार धर्म के लिए काम कर रही है। ये बाबा साहब के संविधान के साथ उल्लंघन कर रही है, बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रही है। क्या कारण है? जब बाबा साहब के संविधान ने आर्टिकल 25 में सभी धर्मों को समानता रखी और स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकार रहेगी सबको बराबर समझेगी। तुम एक ही धर्म को बढ़ाकर क्या करना चाहते हो? कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हो? ये संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। इसके खिलाफ जनता समझती है और आने वाले समय में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर, किसानों के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहें? किसान काफी संघर्ष कर रहा है, हर बार खाद बीज के लिए लड़ रहा है, काफी परेशानियों को झेल रहा है। देखिए, जिस प्रकार से 3 काले कानून को भाजपा सरकार, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो कुंभकर्ण की तरह सोती है और हिटलरशाही बनी हुई है, जिन्होंने 3 काले कानून तो वापस लिए, लेकिन आज भी किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही अभी मध्य प्रदेश में किसान को सुसाइड करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। किसान भी आज भी वही जो संघर्ष कर रहा है, कर्ज इतना हो गया है, लोगों के कर्ज के मारे सुसाइड कर रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। ये क्या क्या कारण है कि हम लोगों ने टोटल कहा है, जो एनएसपी कानून जो लाई गया था, जो उसको आज लागू करा जाए। और जो हम लोगों ने तो आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा और ओबीसी महासभा ने 16 फरवरी को पूरे देश की मंडियों को बंद कराया जा रहा है, पूरे देश के सारा भारत को बंद कराया जा रहा है। इसके लिए तो हम लोगों ने कह दिया, अगर किसानों के मुद्दों को जल्दी सॉल्व नहीं करती तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन भारत के अंदर होने वाला है। सर, अभी अभी एक और नया कानून लेकर आए थे ड्राइवरों के लिए, तो अभी ड्राइवरों ने उसके लिए हड़तालें भी शुरू की और फिर से बैकफुट पे चले गए हैं। इस पर आप क्या क्या करना है? देखिए, ये कानून पूरी तरह से, ये जिस प्रकार से आईपीसी में और सीआरपीसी में और एविडेंस में इन लोगों ने ये संशोधन किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन है। ये सरकार को जिस प्रकार से कानूनों को जो बहुत ही गंदे तरीके से जो 300A बनाया हुआ है, 304A, वो पूरी तरह से गलत बनाया हुआ है। और इसके दुष्परिणाम ऐसा नहीं, सरकार के अगर नरेंद्र मोदी भी चलाएंगे, उसके बाद अगर ऐसी घटना कारित करेंगे तो उन पर भी ऐसी कानून होगा, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई जानबूझकर नहीं होता, ये अचानक घटना होती है और इसमें कंपनसेशन क्लेम के द्वारा मिलता है। लेकिन अगर कोई आदमी घटना करता, घटना के बाद यदि उसमें घटना के बाद अगर सूचना देगा तो आदि से कर देंगे, ये कोई ऑफर नहीं होता कि घटना करेंगे तो ऑफर मिलेगा। तो ये इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से इस कानून का विरोध करते हैं। सर, ये एक और मेरा मुद्दा है कि महिला आरक्षण पर आपका क्या कहना है? देखिए, महिला आरक्षण, देखिए हमारे देश के मेरे गुरु शरद यादव जी, उन्होंने 2010 में इस कानून को सरकार लेके आई थी और उन्होंने कह दिया था कि इस कानून में यदि कोटे में कोटा नहीं हुआ तो ये कानून कोई मतलब का नहीं। क्योंकि इस कानून में जब तक, जिस प्रकार से आप जब ब्राह्मण महिलाओं को आप रिजर्वेशन कलावती के रूप में देना चाहते हैं, उसी प्रकार से दलित पिछड़े वंचितों की महिला कंडावती को भी इस प्रकार से रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तभी इस महिला आरक्षण की पूर्ति होगी। और दुर्भाग्य है इन पिछड़े वर्ग के और SC/ST के सांसदों का, जिन्होंने शरद यादव की लाइन को काटा। अगर वो आज होते तो इस कानून को लागू नहीं होने देते। आज राहुल जी बोल रहे हैं इस बात के लिए, कितना अगर इतनी ताकत थी राहुल जी थी और उनकी विपक्षी पार्टियों में, तो उस कानून को लागू नहीं होने देते। जब तक SC/ST OBC की महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं होगा, इस कानून का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि इस कानून का हमें पता है कि नेता की बीवी नेता बने तो ये सिस्टम, ये दुर्भाग्य रहेगा। यदि गरीब महिला
जो इस गांव में, इस खलियान में, इस बाढ़ में, इस जिले में वो संघर्ष कर रही है अपने अपने क्षेत्र का, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेताजी की पत्नी नेतागिरी करेगी, जिससे इस कानून का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। ये थे हमारे साथ में आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी, कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा। धन्यवाद, बने रहिए।